सो हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्वेश्चंस ओम्स लॉ के ऊपर भी है और पीछे हमने जो भी बताया वी और आई का रिलेशन उसमें भी देखेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, ये आसान आसान से है बच्चों और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, और इन्हें ध्यान से देखना है और खुद से भी करना है। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या मुझे दिया गया है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है स्टूडेंट कैरीज आउट अ एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट वीआई ग्राफ। वीआई ग्राफ के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। क्या बता रखा है, आपको ध्यान से देखना है। मैंने क्या बताया था, भी और आई का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है बच्चों, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये तो हमने बता रखा है। तो भी और आई का रेशियो कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट को किससे इक्वेट किए थे हम पीछे, उसको आर से इक्वेट किए थे। याद आया, उसको रेजिस्टेंस बोले थे हम लोग। रेजिस्टेंस इसी को तो बोले थे बच्चों, इसी को तो रेजिस्टेंस बोले थे। ठीक है, तो ग्राफ है और 3 सैंपल्स ऑफ नाइक्रोम वायर, 3 वायर लिए हैं जिनका रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है। ठीक है, 3 वायर है और तीनों का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फिगर भी ये वाली है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो बोल रहा है इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो ग्राफ जो दिया गया है भी आई, देखिए तो यहाँ से हम लोग कुछ कुछ रिलेशंस पता कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, देखिए भी इक्वल टू आई आर कर दीजिए। ठीक है, और आपको ग्राफ का पता होगा, मैंने पीछे भी बताया था कैसे। देखिए यहाँ पे आई और भी के बीच में ग्राफ दिया गया, आई है और भी है, मतलब वाई एक्सिस पे आई है और एक्स एक्सिस पे भी है। तो कैसे करें, आप ऐसे कर सकते हैं, वाई एक्सिस पे क्या है, आई है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो आई को वाई में लाना होगा, मतलब आई इधर ला दिए, आई इक्वल टू 1/r इंटू भी। आया समझ में बच्चों, ऐसे हमने किया। तो ये y था, y इक्वल टू एम एक्स हो गया, एम एक्स, एक्स में क्या था भी था, y में क्या था आई था। तो देख रहे हैं, अब आ गया ना बच्चों, आ रहा है कुछ समझ में। y एक्सिस पे i था, तो y एक्सिस पे क्या किए, i को ला दिए। x एक्सिस पे क्या था, भी था, तो x एक्सिस पे क्या, भी को ला दिए। और ये जो है यही तो स्लोप है, यही तो स्लोप है, तो ये m हो गया। तो अब हमें यहाँ से पता चल गया कि स्लोप क्या है बच्चों, वो है 1/r। ठीक है, 1/r का मतलब क्या हुआ, 1/r का मतलब क्या हुआ पता चला आपको। देखिए मतलब कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा, ऐसा है ना, m इक्वल टू 1/r, तो सिंपल सी बात है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। रेसिप्रोकल सिस्टम में मैंने बता रखा है पीछे बच्चों, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसमें ये बढ़ता है तो ये क्या होता है, घटता है ना, उल्टा होता है, ये घटता है तो ये क्या होता है, ये बढ़ता है। अरे समझ में, तो देखिए आर जिसका बड़ा होगा, मतलब देखिए ना, स्लोप जिसका बड़ा होगा आर उसका छोटा होगा। तो स्लोप किसका सबसे बड़ा है, स्लोप कैसे देखते हैं, एक्स एक्सिस से कितना उठा हुआ है उसी को तो स्लोप बोलते हैं। एक्स एक्सिस से ये इतना उठा हुआ है, इतना सबसे ज्यादा ये उठा हुआ है बच्चों, तो इसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा और इसका स्लोप सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा किसका स्लोप है बच्चों, देखिए सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, इसका है, इसका स्लोप सबसे ज्यादा है R1 का, तो स्लोप सबसे ज्यादा इसका है। और सबसे कम किसका है, सबसे कम है R3 का, R3 का स्लोप सबसे कम है। तो हमें यहां से तो सिंपली पता चल ही गया कैसे, स्लोप जिसका सबसे ज्यादा मतलब कि रेजिस्टेंस उसका सबसे कम, तो R3 सबसे कम होगा, R1 सबसे कम होगा क्योंकि स्लोप इसका सबसे ज्यादा है बच्चों, स्लोप सबसे ज्यादा तो रेजिस्टेंस सबसे कम, तो R1 सबसे कम। देखिए यहाँ पे R1 सबसे कम, इसमें भी है इसमें भी है, और R3 सबसे ज्यादा, R3 सबसे ज्यादा क्योंकि स्लोप कम है तो R3 सबसे ज्यादा होगा। R3 ये वाली है, यही तो है। तो हमारा आंसर चमकता हुआ दिख गया, ये सी ऑप्शन। कोई बात नहीं, मैंने टाइम लिया है बट आपको समझाया है बच्चों, समझ में आना बहुत जरूरी है यार, क्योंकि मैं एग्जाम में नहीं करने वाला हूँ, करना आपको है और आपको स्पीड से भी करना है, धीरे धीरे नहीं करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे नहीं, दिमाग में जल्दी जल्दी सोचना है। भी और आई के बीच में रिलेशन होता था वैसे करते थे, एक्स वाई में लेते थे, और स्लोप 1/, में आ रहा है तो इसका ज्यादा होगा तो स्लोप कम होगा। समझ में आ रहा है, ऐसे करना है आपको। ठीक है बच्चों, डाउट हो तो कमेंट जरूर करना है। ओके, ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अच्छा, एक सेल को तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, अब 2 होता था तो कैसे, ऐसे, फिर एक और ऐसे करते थे, याद है बच्चों। देखिए एक सेल होता था तो ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, 2 होता था तो ऐसे, और फिर ऐसे करते थे, फिर ऐसे करते थे, ऐसे ना रिप्रेजेंट करते थे बच्चों। मल्टीपल सेल्स होता था तो ऐसे,
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके रिप्रेजेंट करते थे मल्टीपल सेल में। मल्टीपल सेल में तो ऐसे ही करते थे बच्चों, और ये सिंगल सेल में ऐसे ही रहता था। तो जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें कौन सा सही बताया गया है? ये तो देखने में ही गलत लग रहा है मेरे को, ये मेरे को सही लग रहा है वन ऑप्शन। देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे भी माइनस आ गया, तो ऐसा सही नहीं है बच्चों। प्लस माइनस जुड़ेगा तभी तो टॉर्च जलता है, बैटरी को कनेक्ट करेंगे प्लस माइनस से तभी टॉर्च जलता है, तभी उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, है ना। ऐसे उल्टा पल्टा करेंगे तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन मेरा आ रहा है। ठीक है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे ही तो है। टॉर्च आपने जलाया होगा जिसमें 3 बैटरी लगता है, उसमें आपने देखा है कभी उल्टा पल्टा बैटरी लगा दीजिए, जलता ही नहीं है, जलता ही नहीं है ना। तो वैसे ही जो सही कॉम्बिनेशन है वो प्लस माइनस करके लगाने से ही टॉर्च जल जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपने किया होगा। ओके, ये क्या है? ये तो बहुत आसान लग रहा है मेरे को। वायर है जो गिवन है, मटेरियल ऑफ लेंथ एल। देखिए जो जो दिया गया, ध्यान से देखो यार, मैं कर क्या रहा हूँ, इतना आसान है। लेंथ एल है, ठीक है, जो बोला मैंने लिख लिया। लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है, लिख लिया। हैज रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस मतलब आर मुझे दिया हुआ है 4 ओम का। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर? एक अलग सा वायर है, मतलब कोई पहला वायर है, वायर वन है, तो एक हमारे पास वायर टू है, वायर टू है, जिसमें बोला जा रहा है कि एक अनदर वायर है सेम मटेरियल का है। ठीक है, इसका जो मटेरियल है वही मटेरियल, मतलब ये कॉपर का है तो ये भी कॉपर का ही होगा। लेंथ उसका L/2 है, ठीक है। लेंथ कितना है बच्चों? L/2 है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरे को दिया है, वो 2A है, 2A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बोल रहा है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R2 क्या होगा। R1 तो मुझे दे दिया है, R2 क्या होगा? तो नहीं निकाल सकते हो, इतना आसान है यार। मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल का, सेम मटेरियल का, तो दिक्कत क्या है? रजिस्टिविटी भी सेम ही होगा, मटेरियल सेम है तो रजिस्टिविटी भी तो सेम ही होगा। आया समझ में? अब कर लो जल्दी से भाई। सिंपल फॉर्मूला, आर इक्वल टू क्या मैंने कल बताया था, रो एल अपॉन ए, बताया था ना, जो डिपेंड होता है लेंथ पे एरिया पे, तो यही फार्मूला था। तो इसमें बस रख देना है यार। पहला वायर में क्या था, पहला वायर में देख लो, पहला वायर में आर कितना आया था, 4 बराबर रो नहीं पता, रो ही तो निकालना है। एल क्या था, एल था, एरिया ए था, तो रो का वैल्यू आ गया, रो का वैल्यू क्या आ गया, 4A अपॉन एल, यही तो आया रो का वैल्यू। इसके बाद इसमें रख दो, इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, R2। भाई ये तो R1 था, ये तो R2 है, तो रो का वैल्यू क्या है, ये वाली यहाँ पे पटक दो वैल्यू, 4A अपॉन एल, रो L/A, एल कितना है बच्चों, L/2 है, ए कितना है, ए 2A है। समझ में आ रहा है मैं कैसे रख रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। रो L/A में बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 4A यहाँ था, 4A यहाँ तक कट गया, एल कट गया, तो मेरा R2 क्या आ रहा है, 1 ओम आ रहा है, 1 ओम आ रहा है R2 बच्चों, तो निकल गया। यही तो आंसर चाहिए था हमें, यही तो आंसर चाहिए था। देखिए क्या था, व्हाट वुड बी रेजिस्टेंस, तो बस 1 ओम आ गया। आसान है यार, रो L/A में बस वैल्यू पुट करना है। अगला बोल रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर, एक वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब कि जो हमने टेम्परेचर पढ़ा था पीछे रेजिस्टिविटी के लिए वही है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो लेंथ मुझे दे दिया ना बच्चों, तो लेंथ लिख लो। लेंथ मुझे 1 मीटर दिया है, रेजिस्टेंस मुझे दे दिया 26 ओम और 20 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, बोल रहा है इफ द डायामीटर ऑफ द वायर, डायामीटर मतलब डी 0.3 mm, जो वायर होता है ना ऐसे करके, ऐसे करके, तो इस जो गोला यहाँ पे बनता है ना, इसका डायमीटर मुझे दे दिया है बच्चों, वो वाली है। व्हाट विल बी रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और प्रिडिक्ट द मेटल, मेटल कौन सा होगा, ठीक है बता देंगे। पहले तो डायमीटर दिया तो रेडियस निकाल लो। डायमीटर कहा था 0.3/2 mm, ठीक है बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। हाँ, तो मिलीमीटर को जब हम सेंटीमीटर मीटर में बदलते हैं तो कितना आता है, मिली सेंटी डेसीमीटर,
ओके बच्चों, मिली सेंटी डेसीमीटर 10 के पावर 3 आता है आई थिंक। तो 0.3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 के पावर -3 मीटर आता है बच्चों। हाँ ठीक है, तो चलिए इसके आगे करते हैं। क्या हमें निकालना है बच्चों? हमें निकालना है रेजिस्टिविटी, मतलब R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टिविटी यही तो होता है, यही तो हमें पता करना है। तो रो क्या हो जाएगा? रो क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन एल। ठीक है, आर क्या है हमारे पास? आर मेरे पास है वो है 26 ओम गुने एरिया। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब आर ये है बच्चों, तो इसी को आर स्क्वायर करना होगा। तो आर स्क्वायर कैसे कर सकते हैं? 0.3 अपॉन 2 इंटू 10 के पावर -3 का स्क्वायर ऐसे करना होगा हमारे को। और लेंथ कितना है? 1 मीटर है। इसको तो चलो छोड़ ही देते हैं, 1 तो है। अब बच्चों कैलकुलेशन है 26 इंटू पाई इंटू 0.3 अपॉन 2 है। ओके, इसका स्क्वायर कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं 0.09 आ जाएगा अपॉन 4 आ जाएगा इंटू 10 के पावर -6 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 बार में, यहाँ 13 बार में कट गया। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों? 13 गुने 22/7 कर दो गुने 0.09 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -6। तो कुछ ऐसा मेरे को लगता है आएगा। मान लेते हैं इसको अप्रोक्सीमेट 2 बार में काट लेते हैं, तो 2 भी कट जाएगा। तो लगभग ये आ रहा है हमारे पास 9 दूना 18 की 8 हासिल 1। 18 को 19, ठीक है। आई थिंक हमारे पास 1.98 लगभग इतना आएगा इंटू 10 टू द पावर -6। और इसको आप देखेंगे ना टेबल में, जब इस टेबल का यूज करिएगा आप बच्चों, तो प्रिडिक्ट द मेटल। मेटल कौन सा होता है मैंने देखा था, तो आई थिंक ये मैग्नीज आता था। मैग्नीज आ रहा था बच्चों, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कितना आ रहा था। ठीक है, बस ऐसे ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें बच्चों। थोड़ा होता है ना मेटल वायर का जो डायमीटर दे दिया, रेडियस दे दिया, तो वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। ठीक है, बाकी चीज़ें तो आसान है ना, समझ में आना चाहिए। ओके बच्चों, अब आते हैं आगे। वो क्या है हमारे पास? वो है रजिस्टेंस। रजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। बहुत आसान सा टॉपिक, ये सब लोग पढ़े होंगे आई थिंक। आसान है बहुत, बहुत इजी समझ में आएगा। बोल रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। देखो रजिस्टर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है? जो इसको बारे में बताता है, जो नापता है, मेजर करता है। मतलब एक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है इसका। समझ रहे हैं बच्चों? मान लेते हैं कि आप रजिस्टर हो और आपका एक प्रॉपर्टी है, क्या है कि बच्चों को परेशान करना, जो पढ़ रहा है उसको भी परेशान कर दो, है ना, होते हैं तो आपका वही काम मान लेते हैं। तो आप रजिस्टर हो और आपका काम है सबको परेशान करना। रेजिस्टेंस आपका प्रॉपर्टी है, वैसा ही है कुछ। तो हमने पीछे बताया था कि जो रजिस्टर होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं। देखो उनका ऐसे सिंबल होता है, ये रजिस्टर है बच्चों। और इनका काम है क्या? इनका काम है रेजिस्टेंस करना जो पास हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी उसको रोकना। तो हम यहाँ पे सिस्टम पढ़ेंगे। मतलब आप सोचो ना बच्चों कि रजिस्टर को कैसे ऐड कर सकते हैं। एक मान लेते हैं आपके पास एक रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, तो आप ऐसे ऐड कर दिए। आपके पास 2 है तो ऐसे ऐड कर दिए, ऐसे ही करेंगे ना। आपके पास 3 रजिस्टर है, 1 2 3, तो आपने ऐसे ऐड कर दिया। ठीक है, और मान लेते हैं आप सोच रहे हैं और कैसे ऐड कर सकते हैं, और ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। मान लेते हैं ऐसे था एक रजिस्टर, एक इसी में ऐसे करके एक ऐसे ऐड कर दिया, एक और ऐड कर दिया ऐसे करके, ऐसे भी तो ऐड कर सकते हैं। तो रजिस्टर कई तरीकों से ऐड होते हैं। तो आप ऐसे तो एग्जाम में मतलब ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा कि अलग अलग करेंगे। तो इन सबको मिला के एक अलग से रजिस्टर बनाएंगे, वो ऐसे कर देंगे ऐसे। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था। तो इन तीनों को जोड़ने के बाद एक सिंगल रजिस्टर बना देंगे। तो उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। आया समझ में? उसी को बोलते हैं। उसी तरीका से यहाँ R1 होगा, R2 होगा, R3 होगा, तो इन सबको हटा के एक सिंगल रजिस्टर ला देंगे, जिसकी वजह से हमारा काम करने का तरीका आसान हो जाएगा। तो आसान हो जाएगा तो और इजी हो जाएगा ना हमारे लिए बच्चों कैलकुलेट करने के लिए। तो उसी लिए हम इसको सिंगल रजिस्टर में लाने की कोशिश करते हैं।
सिंगल रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती यार है, लेकिन डबल ट्रिपल 4 5 आ जाते हैं तो कैसे करना है, उसके लिए हमें इसको पढ़ना होगा। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। आप और सोचो ना बच्चों, और कैसे रजिस्टर को ऐड कर सकते हो। आप और ऐसे कर सकते हो, एक ऐसे कर दिया, एक इसमें ऐसे ऐड हो गया, एक फिर एक ऐसे ऐड हो गया, मतलब बहुत तरीका है ऐड करने का, लेकिन वो हमेशा सीरीज और पैरेलल में ही होगा। सीरीज किसको बोलते हैं, सीरीज किसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे रजिस्टर इन सीरीज, सीरीज मतलब कि ऐसे ऐसे लगातार लगातार ऐड कर दिया रजिस्टर को, हो गया सीरीज। और जब हमने रजिस्टर को ऐसे करके एक ऊपर फिर एक उसके नीचे फिर एक और उसके नीचे ऐसे ऐड कर दिया तो होता है पैरेलल। ठीक है, ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा आपको, आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों मैं जो बता रहा हूं। यहां से लगातार कनेक्ट होना चाहिए रजिस्टर, लगातार, तब जाके वो सीरीज में आता है। और जब लगातार नहीं होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे, तो उसको बोलते हैं पैरेलल में है। ठीक है, और एक बात और, जो रजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं उनके बीच का वोल्टेज वोल्ट मीटर सेम मेजरमेंट करता है। आया बच्चों समझ में, मतलब पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसके बीच भी वही वोल्टेज होगा, इसके बीच भी वही वोल्टेज होगा, इसके बीच में वही वोल्टेज होगा। लेकिन जो सीरीज होता है, सीरीज में इसके बीच का वोल्टेज अलग होगा, इसके बीच का वोल्टेज अलग होगा, इसके बीच का वोल्टेज अलग होगा। याद रखना है बच्चों, सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, वोल्टेज विल बी डिफरेंट इन सीरीज, और यहाँ पे वोल्टेज विल बी सेम, विल बी सेम इन पैरेलल। ठीक है बच्चों, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, तो मैं इसके आगे और चीजें आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, देखिए जो हम लोग सीरीज में पढ़ रहे थे बच्चों, मैं उसके आगे और चीजें बता रहा हूं। ये जो सीरीज था, सीरीज कॉम्बिनेशन, ध्यान से देखिए बच्चों, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसी में तो सीरीज में ही था ना बच्चों, मैं पीछे बताया ऐसे करके और एक ऐसे ऐसे। तो मैं जो बताया था वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसके बीच का वोल्टेज अलग होगा, इसके बीच का वोल्टेज अलग होगा, इसके बीच का वोल्टेज अलग होगा। मान लेते हैं ये R1 है, R2 है, R3 है, 3 रजिस्टर ले लिया, ये सिस्टम है ऐसा करके। यहाँ पे बैटरी जुड़ी हुई है, की क्लोज है, एमीटर मेजर करेगा यहाँ पे करंट को, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा रखे हैं, सब में अलग अलग है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, और इस सब वोल्टेज अलग अलग मेजर करेगा, क्योंकि सेम पॉइंट नहीं है ना। मान लेते हैं अगर इसके बीच में देखेंगे एक्स वाई, तो वो तो एक्स वाई यही भी वोल्ट आएगा, लेकिन इन दोनों के पॉइंट अलग अलग है, एक्स और पी के बीच में, तो वोल्टेज ऑब्वियसली अलग आएगा बच्चों, अलग ही तो आएगा। लेकिन एक्स और वाई के बीच का वोल्टेज इधर ये और इधर ये, तो ये तो भी ही आएगा, सिंपल। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। ये जो एक्स है ऐसे कर देते हैं, और ये जो वाई है, इन दोनों के बीच का वोल्टेज सेम होगा। यहाँ पे अगर भी लगाएंगे प्लस माइनस, तो ये सेम मेजर करेगा। ओके बच्चों, आ रहा है समझ में ना। लेकिन हमें तो मेजरली यहाँ पे V1 V2 V3 को देखना है। ठीक है, चलिए अब इसका मतलब आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा, जो V है, जो वोल्टेज मेजर करेगा एक्स वाई के बीच में, वो सबका, ये सबका वोल्टेज का सम होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि जो भी आप वोल्टेज इसके बीच का मेजर करेंगे, वो मेजरली वोल्टेज का सम करेंगे तो आपका इसी के बराबर आएगा बच्चों। क्योंकि जो बैटरी है उससे ज्यादा वोल्टेज कभी जनरेट ही नहीं हो सकता है सर्किट में भाई। जो सबसे ज्यादा वोल्टेज इसी के पास है, और आप कैसे सर्किट में कुछ भी करके वोल्टेज को और ज्यादा कैसे जनरेट कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, भले ही आप, लेकिन कम हो सकता है। इसलिए वोल्टेज भी है जो इसका सबका सम ही आएगा बच्चों, सबका सम करेंगे तो भी के बराबर ही आना चाहिए। जो हम आइडियल केस लेते हैं उसमें भी के बराबर ही आना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं आगे, तो हमें क्या करना है, बस लिखना है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, सिंपल। ओके, और आगे मैं बता दूं कि ये जो R1 था, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, देखिए I फ्लो हो रहा है ना, इस सब में करंट I फ्लो हो रहा है बच्चों।
देखिए यहाँ पे भी आई आया, फिर यहाँ से एमीटर में गया, एमीटर मेजर किया, उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है बच्चों, ये ऐसे करके करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, जो करंट फ्लो हो रहा है उसको तो हम लिख सकते हैं। यहाँ पे जो फ्लो होगा वो मान लेते हैं, यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है ना, तो इसमें इसका वोल्टेज क्या मेजर करेगा, V1 क्या मेजर करेगा, देखिए V1 क्या मेजर करेगा, V1 आखिर लगाया हो ना, तो V1 मेजर करेगा V इक्वल टू आई R1, आई जो करंट फ्लो हो रहा है और जो इसका रेजिस्टेंस R1 है। ठीक है, V2 क्या मेजर करेगा, ये V2 क्या मेजर करेगा बच्चों, V2 मेजर करेगा IR2, और V3 क्या मेजर करेगा, वोल्टेज नंबर 3, ये क्या मेजर करेगा, इसमें जो लगा हुआ ये रेजिस्टेंस और इधर से जो करंट फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है ना, आई फ्लो हो रहा है, तो वही लिख देगा IR3, उसके बाद करंट यहाँ से निकल जा रहा है, सिंपल। तो इसी को मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ। और टोटल अगर वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज भी है, तो टोटल इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, ऐसे करके फ्लो हो रहा है, तो सबका सम कर देते हैं R1 R2 R3 का। अरे समझ में बच्चों, समझ में तो आई थिंक आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, मानने में क्या दिक्कत है, इस टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये टोटल रेजिस्टेंस मान लेते हैं कैपिटल R, कुछ भी मान लेते हैं, लेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम कितना है, मान लेते हैं कैपिटल R। मानने में क्या दिक्कत है, हमें नहीं पता है बच्चों, हमें तो पता है यहाँ पे R1 प्रेजेंट है, R2 है, R3, लेकिन टोटल कितना है ये तो नहीं पता है। तो टोटल हमने मान लिया R है, क्या दिक्कत है। तो टोटल वोल्टेज फिर कितना हो जाएगा, फिर टोटल वोल्टेज बताइए, तो टोटल वोल्टेज कितना, आई जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है R, तो ये हमारा टोटल वोल्टेज हो गया, ये हमारा टोटल वोल्टेज हो गया। ठीक है, इसका यूज यहाँ पे करते हैं, V इक्वल टू IR, V1 कितना बच्चों यहाँ से देख लेते हैं, IR1 प्लस V2 IR2 प्लस V3 IR3। ठीक है बच्चों, तो IR यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे I कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है बच्चों, यहाँ से I चला गया, तो हमारे पास क्या है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तो आया बच्चों, यही तो आया आपके पास। ठीक है, यही तो आया आपके पास बच्चों। तो यही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, यही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, समझे बच्चों। सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट ऐड कर देना है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, बट आपको अगर डायरेक्ट करना है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट। इसको R इन सीरीज भी बोलते हैं बच्चों, RS भी बोलते हैं, R इन सीरीज है ना, इसको R इन सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आसान है बच्चों, आपको सीरीज कॉम्बिनेशन आई थिंक मैंने समझा दिया। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो मैंने पीछे बताया था, ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों, ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये था पैरेलल, वो था सीरीज, ये था पैरेलल। तो पैरेलल में क्या करना है, जो पैरेलल में जो मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे आई थिंक आधा ही छोड़ दिए, कुछ कोई बात नहीं, यहाँ पे मान लेते हैं वही बैटरी कनेक्ट है, और बैटरी से इधर की क्लोज है, और फिर एक एमीटर मेजर कर रहा है इधर, और फिर यहाँ से ये ऐसे करके करंट आ रहा है, यहाँ से आई फ्लो हो रहा है। तो ये इतना तो आप कर ही सकते हो बच्चों। ठीक है, ऐसे करके फ्लो हो रहा है। तो मेजरली आपको ये नहीं देखना है, मेजरली आपको ये देखना है, जैसा कि पीछे देखे थे, बस यहाँ पे अंतर यह है कि ऐसे ऐसे कनेक्ट नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं है कनेक्ट, ऊपर नीचे है बच्चों, एक है यहाँ, एक है यहाँ, एक है यहाँ। मैं क्यों बोल रहा था कि इन सब में पोटेंशियल जो होता है भी वो सेम होता है, R1 के बीच में पोटेंशियल सेम होगा, R2 में भी पोटेंशियल सेम होगा, R3 में भी पोटेंशियल सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो L पॉइंट है ना और X पॉइंट सेम हो जाएगा भाई, इन दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं, तो पोटेंशियल एट X, फिर तो पोटेंशियल एट X और पोटेंशियल एट L दोनों सेम ही हो जाएगा ना, इन दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं, क्यों अंतर आएगा, है ना, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो सेम पोटेंशियल। उसी तरीके से पोटेंशियल एट M और पोटेंशियल एट Y,
ये भी तो सेम ही होगा, इसके बीच में भी कुछ नहीं है, बस एमीटर मेजर करेगा, है ना। सिंपल। देखो करंट अलग अलग बढ़ जाएगा, यहाँ से जो करंट आई जा रहा है इधर I1 I2 और I3 में बढ़ जाता है। देखो ये I1 हो गया, सॉरी I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया। तो करंट 3 हिस्सों में बट गया, I1 I2 I3 में, और वही फिर यहाँ से ऐसे करके फिर जुड़ जाएगा, फिर करंट आई ही फ्लो करेगा। ऐसा हो रहा है यहाँ पे, लेकिन वोल्टेज तो सेम है, वोल्टेज इसके बीच में वही होगा क्योंकि एक्स और वाई सेम है बच्चों। तो फिर पी और एक्स फिर से सेम हो जाएगा, वाई मतलब क्यू और वाई फिर से सेम हो जाएगा, फिर एस और एक्स फिर से सेम हो जाएगा, टी और वाई फिर से सेम हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में कुछ है ही नहीं। तो पोटेंशियल इसका और इसके बीच में सेम है, क्योंकि क्या है, भी है, एक्स वाई के बीच का तो पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा, वो तो भी है। तो उसी तरीके से इसके बीच में चेंज ही नहीं होगा, ये भी ही रहेगा, ये भी ही रहेगा बच्चों, ठीक है। ओके, आई थिंक कुछ कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। चलो तो आगे और बताता हूँ। वो क्या था, देखो इसमें करंट अलग अलग फ्लो हो रहा है लेकिन वोल्टेज सेम है, तो मैं करंट I1 क्या लिख सकता हूँ, I1 वो क्या था, I1 क्या था बच्चों, आपको बताया ना V इक्वल टू आई आर होता है, तो I क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। तो I1 बच्चों, I1 मतलब ये वाली बच्चों, ये वाली इस चीज में देखना है। तो I1 इक्वल टू V अपॉन क्या है, R1 है ना, तो R1 लिखेंगे, ठीक सिंपल। और V तो V ही है, तो V अपॉन R1। फिर I2 क्या लिखेंगे बच्चों, I2 मतलब V अपॉन R2 लिखेंगे, सिमिलरली वैसे ही। I3 क्या लिखेंगे बच्चों, V अपॉन R3, क्योंकि उसमें R3 आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे लेना है टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये जो I है, I फ्लो हो रहा है ना, तो I इक्वल टू टोटल V है वोल्टेज, और मान लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस RP है, वही ले लिया बच्चों, लेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स इक्वल इज RP। मान लिया, मानने में क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन ये चीज मुझे पता है बच्चों, जो करंट है उस सबका सम है I1 प्लस I2 प्लस I3। हमें तो ये पता है ना बच्चों, ये तो हमें पता ही है। करंट स्केलर क्वांटिटी होता है जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, जो जितना आया है उतना तो जाएगा ही। इसमें करंट I आया है तो इधर भी I ही जा रहा है, भले ही वो बट जाए I1 I2 I3 में। इसका मतलब जो सम होगा, इन सब का सम करेंगे तो I के बराबर ही आएगा, क्योंकि जितना करंट गया था उतना बाहर आएगा, तो वो तीनों का सम ही करके तो बाहर आ रहा है, आगे बढ़ जा रहा है फिर सम हो जा रहा है। तो I मुझे पता चल गया है, I कितना है बच्चों हमारे पास, वो V अपॉन RP है, इक्वल टू I1 कितना है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो ठीक है, भी सब में कट जाएगा, V कॉमन ले लो, V कॉमन ले लो भाई साहब, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। भी कॉमन था, ये कट गया, तो 1 अपॉन RP मेरे पास आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये चीज आपको भूलना नहीं है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आ गया, ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गया, आपको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ओके, जो पैरेलल में होते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होते हैं उनका सम करते हैं इस तरीका से, ठीक है। और पैरेलल सीरीज तो आप पहचान ही लेंगे, ठीक है ना, जो मैंने पीछे बताया था। ओके बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो बच्चों इतना समझ में आना चाहिए आपको, आगे क्वेश्चन फिर से करेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों ओके बाय, सी यू अगेन।